हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज जादव आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 के बारे में शुरू करते हैं। और हाँ, इससे एमपी बोर्ड में कम से कम 6 से 7 नंबर का तो आता ही है, और कोई सा भी बोर्ड हो इस चैप्टर से पूछते ही हैं वो पेपरों में। ठीक है। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें हिम्मत आती है, समझ रहे बात को, ऐसा होता है। ठीक है। तो हम चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट से करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को जानने से पहले, इससे पहले तुमने चैप्टर के बारे में, थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ा, 4 के बारे में पढ़ा, 5, 6 के बारे में पढ़ा। तो हम लोग जो सोर्स का यूज करते थे जिससे हम लोग ईएमएफ मिलता था हमें, वो हम लोग डीसी करंट का यूज करते थे। किस करंट का यूज करते थे? हम लोग यूज करते थे आपके पास में डायरेक्ट करंट का। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट को हिंदी में बोलते हो आप लोग दिष्ट धारा। तो एक ऐसा करंट जिसमें टाइम के साथ में ना तो इसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता, ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यानी जिसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है? जिसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन डू नॉट चेंज, यानी जिसकी डायरेक्शन आपके पास में नहीं बदलती है, उस बात को यूनिडायरेक्शनल होता है, उस करंट को हम लोग आपके पास में डायरेक्ट करंट कहते हैं। और अभी तक हम इसको ही पढ़ते हुए आ रहे थे। इसको हम लोग कैसे दर्शाते थे? आप लोगों को याद हो, हम लोग किसी सेल या बैटरी को हम लोग इस तरीके से दर्शाते, ये इसके आपके पास में दर्शाने का सिंबल था। अब डायरेक्शन चेंज कैसे? मान लो अगर मैं ग्राफ के माध्यम से देखूं तो एक इस तरीके से ग्राफ बन रहा है आपके पास में, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपके पास में ऐसे इस तरफ देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मतलब आप ये कहोगे कि डायरेक्शन हमेशा इसकी कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, आपके पास में एक ही डायरेक्शन रहेगी जिसमें टाइम के साथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक ऐसे करंट को हम लोग आपके पास में क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। अगर मैं इसका एक ग्राफ ये बनाऊं, ये आपके पास में टाइम टी हो गया, ये करंट हो गया, और बिल्कुल आपके पास में ये देखिए सब जगह कैसा है? सेम है। तो ऐसे करंट को हम लोग आपके पास में कौन सा करंट बोलेंगे? सर डायरेक्ट करंट बोलेंगे। अब बात आती है आपके पास में कौन से करंट की? अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट किसे कहेंगे? तो पहली बात, अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में हमारे फ्लो होता है, जो आपके हमारे घरों में करंट फ्लो होता है, उस बात को हम लोग कौन सा करंट कहते हैं? आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कहते हैं। यानी एक ऐसा करंट जिसमें टाइम के साथ में चेंज होता है, उस बात को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अब हमारे घरों में जो फ्लो रहा है वो भी करंट आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका सोर्स कैसा होता है आपके पास में? इसका इस तरीके से दिखाया जाता है। ये आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट का क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। यानी ये आपके पास में कैसा है? एसी सोर्स है। अगर मैं इसके फिगर की बात कहूं तो किस तरीके से इसके डायग्राम को बना सकते हो? तो ये इस तरीके से आपके पास में इसके क्या बनते हैं? आपके पास में फिगर बनते हैं। यानी आपके पास में एक पूरी कंप्लीट साइकिल होती है जहां पर आप इसके फिगर को देखोगे। ठीक है। ये हिस्सा आपके पास में पॉजिटिव है और ये चेंज, देखो डायरेक्शन बदल रहा है। या मैं ग्राफ इस तरीके से बना दूं, ऐसे 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 ऐसे, तब भी आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपके पास में क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपके पास में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज को हम लोग करते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। ओके। अब यहां पर जो I नॉट होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। और जो V नॉट होता है उसको आप लोग भी पीक वैल्यू बोलोगे, एम्पलीट्यूड बोलोगे। ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गया, और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गया। और ये जो ओमेगा टी होता है सर, ये इस ओमेगा टी को सर आप लोग क्या बोलोगे? फेज डिफरेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? इस ओमेगा टी को फेज डिफरेंस बोलते हो। अब कैसी बात आती है कि ये जो ओमेगा टी होता है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ रखा था, वहां हमने क्या पढ़ा था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कि अगर मान लीजिए आपके पास में पोटेंशियल अधिक होगा तो आपके पास में करंट की वैल्यू भी तुम्हारे पास में कैसी देखने को मिलेगी? अधिक देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल आपके पास में की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम फेज में देखने को मिले। सेम फेज कैसे? कि हमने कहा हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो भी पॉजिटिव साइड देखने को मिले और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल भी आपके पास में पॉजिटिव देखने को। ये दोनों दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलेंगे। समझे बात को? इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे? फेज बोलेंगे। तो ऐसा हो भी सकता है कि पहले आपके पास में करंट
मैक्सिमम पहुंच जाए उसके बाद पोटेंशियल पहुंचे, या पोटेंशियल पहले मैक्सिमम पहुंच जाए और करंट आपके पास में बाद में पहुंचे। तो यहाँ से ये बात निकल करके आएगी कि कभी कभी आपके पास में करंट अगर पहले मैक्सिमम हो जाता है तो करंट आपके पास में जो भी फेज डिफरेंस होगा पाई से पाई/2 से लीड करेगा और पोटेंशियल क्या करेगा, लैग करेगा। अगर मैं कहूं कि पहले पोटेंशियल आपके पास में मैक्सिमम पहुंच जाता है तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल क्या करेगा, आपके पास में लीड करेगा और करंट आपके पास में क्या करेगा सर, लैग करेगा। जैसे देखो मैं आपके पास में दो इक्वेशन लिखता हूं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ देखना आप लोग, हमने क्या कहा कौन अधिकतम वैल्यू पहुंचा, तो हमने कहा पोटेंशियल आपके पास में लीड कर रहा है यहाँ पर किससे, फेज डिफरेंस फाइव से। तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू पहले मैक्सिमम हो गई होगी करंट से पहले, तो इस वजह से आपने इसको ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ ये आपके पास में लीड कर रहा होगा और सर ये आपके पास में क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। हाँ, और तुमने देखा होगा हम अल्टरनेटिंग सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, इंडक्टिव कॉइल को जोड़ेंगे, हम कैपेसिटर को जोड़ोगे, इन सारी चीजों को जोड़ते जोड़ते हम इनको क्या करेंगे आपके पास में। तो चलिए देखिए, आपके पास में दो इक्वेशन थी आपके पास में, एक तो आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन थी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और आपके पास में वोल्टेज की इक्वेशन थी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आई। अब क्या निकालते हो, जैसे हमने ग्राफ बनाया था, क्या बनाया था, इस तरीके से बनाया था। यहाँ हम कहेंगे ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है फेज डिफरेंस को, तो ये पॉजिटिव साइड जा रहा था, निगेटिव साइड जा रहा था। तो जीरो मैंने बोला ये पाई/2 होगा आपके पास में, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा और ये आपके पास में कितना होगा, 2π होगा। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इस कंप्लीट साइकिल में करंट की आपके पास में एवरेज वैल्यू क्या रही होगी। तो देखो ये फेज डिफरेंस पॉजिटिव था और ये आपके पास में कैसा था, निगेटिव है। ओके, तो हमने कहा कि यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या रही होगी, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज साइकिल, वो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिव वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या रही होगी। तो हम उसको निकालना सीखते हैं। देखो कैसे, तो एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास में क्या होगी। तो देखो तुम जानते हो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू तो करंट की भी और वोल्टेज की भी क्या रही होगी सर, जीरो के बराबर होगी। लेकिन बोर्ड में ऑब्जेक्ट में तो पूछेगा नहीं, आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना आना भी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, जरा देखिए। आप जानते हो, पहले यहाँ पर हम एक चीज बताते हैं, आप जानते हो कि I बराबर आपके पास में क्या होता है सर, dq/dt होता है, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, सब बच्चे जानते हैं। तो ये तो एक क्षण भर के लिए, किसी टी टाइम के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि I एवरेज क्या होगा, तो आपने बोला होगा कि सर्किट से जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा होगा और जितने टाइम में हो रहा होगा वो आपके पास में I एवरेज होगा। तो आप सब लोग जानते हैं, क्या मैं इस dq को यहाँ पर क्या मैं इस dq को I dt लिख सकता हूँ। हाँ, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इस dq क्या बराबर, q बराबर I dt होगा। तो इस q के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, I एवरेज बराबर I dt। और टाइम t को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मैं dt को इंटीग्रेट करूंगा तो आपके पास में जीरो से लेकर अगर मैं t लिमिट रखता हूं तो t आ जाएगा आपके पास में। तो इस इंटीग्रेशन में t को लिख करके मैं ये प्राप्त कर सकता हूं। तो आपने देखा कि I एवरेज बराबर मेरे पास क्या निकल करके आया है, यहाँ से I एवरेज बराबर I dt अपॉन dt हो गया। चूंकि मैं फेज डिफरेंस ओमेगा टी के साथ में चीजों को सॉल्व कर रहा हूं तो इस t के प्लेस पर मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पर ओमेगा टी लिख लूंगा। इस t के प्लेस पर मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, ओमेगा टी लिख लूंगा। और लिमिट कहां से कहां तक, ये कंप्लीट साइकिल के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो जीरो से लेकर आपके पास में साइकिल कहां तक, 2π तक हो जाएगी। तो ये जीरो से लेकर आपके पास में कहां तक, 2π तक, जीरो से लेकर 2π तक। ओके, I की वैल्यू आपके पास में क्या दी हुई है, I की वैल्यू आपके पास में दी हुई है I0 साइन ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। ओके, डी ओमेगा टी की रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये डी ओमेगा टी हो गया आपके पास में जीरो से लेके 2π तक, जीरो से लेके 2π तक। ठीक है बेटा। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बाहर ले लो और सबका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये आपके पास में I0 लिख दिया और जीरो से लेके 2π साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन जीरो से लेके 2π डी ओमेगा टी। ठीक है, ओके। साइन का इंटीग्रेशन सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन जीरो से लेके 2π। और ये भी आपके पास में क्या हो गया, ओमेगा टी जीरो से लेके 2π।
सबसे पहले कौन सी लिमिट अप्लाई की जाती है? सबसे पहले अपर लिमिट, माइनस का सिंबल लगा करके लोअर लिमिट, तो ये हो गया आई नॉट, सबसे पहले अपर लिमिट 2 पाई cos 2 पाई, सॉरी cos 2 पाई, और ये माइनस, और यहाँ पे माइनस का लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0 अपॉन 2 पाई माइनस का 0। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो -1 + 1 अपॉन 2 पाई, तो आई नॉट इंटू 0 अपॉन 2 पाई हो गया। मतलब आपके पास में देखा कि आई एवरेज की वैल्यू किसके बराबर आई सर? आई एवरेज की वैल्यू आपके पास में 0 के बराबर आई। वही हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी 0 होती है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू भी 0 होती है। अब उसने करंट को लेके सॉल्व किया, अगर यहाँ पर V बराबर रख देते V, तो V0 sin ओमेगा t, तो अल्टरनेटिंग V एवरेज की वैल्यू भी क्या आ जाती? तुम्हारे पास में 0 आ जाती। याद रखने वाली चीज क्या है? बस ये याद रखना, sin ओमेगा t बराबर क्या होता है? माइनस cos ओमेगा t। तुम्हारे पास में तुम्हारी कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये सब लोग देखा। अब क्या होता है पेपरों में, वो चालाक है, वो तुमसे और भी डीप पूछ लेता है, पूछता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो सुन लीजिए क्या होता है, जब अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करोगे तो करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0.637 आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। या वी एवरेज की बात करो तो 0.637 वी नॉट। ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ नहीं, बस नेगेटिव का सिंबल आगे लगा दो, और जब दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट आंसर तुम्हारे पास में कितना आएगा? 0 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए आपके पास में आंसर क्या आएगा सर? 0 के बराबर आएगा, 0.637 वी नॉट। ये आपके पास में क्या हो जाएगी? वी एवरेज की वैल्यू हो गई। इतनी बात आप सबको क्लियर हो ही रही होगी। ठीक है, तो आप सब इसको नोट कर लेना। हाँ, अब हम अगर बात ऐसी आती है तो हम इसको भी प्रूफ करवा देते हैं। देखो कैसे, मान लो ये कंप्लीट साइकिल थी, तो हाफ साइकिल की लिमिट कहां से कहां तक बन रही है? 0 से लेके पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से लेके 2 पाई। तो 0 से लेके पाई तक मैं सॉल्व करवा देता हूं, बाकी पाई से 2 पाई तक आप कर लेना। तो देखो कैसे, इसी को लेकर के सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो यहां से ऐसे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो लिमिट हो जाएगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से लेके पाई तक। तो ये लिमिट आपके पास में 0 से लेके कहां तक हो जाएगी सर? पाई तक हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या दी हुई है? 0 से लेके पाई, आई 0 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी और डी ओमेगा टी, 0 से लेके पाई। ठीक है, आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से लेके पाई, और ये ओमेगा टी 0 से लेके पाई। सबसे पहले कौन सी लिमिट लिखोगे? अपर लिमिट, यानी माइनस कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री पाई माइनस 0। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई होता है आपके पास में -1, यानी माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, +1 अपॉन पाई माइनस 0, पाई लिख दो। तो ये हो गया 2 आई नॉट अपॉन पाई। ये भी टर्म याद रख सकते हो, यानी आई एवरेज की वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आई सर? 2 आई नॉट अपॉन पाई। जब पाई से इसमें भाग दोगे तो यही उत्तर निकल करके आएगा, आई एवरेज बराबर 0.637 आई नॉट। और इसके सिमिलरली वी एवरेज, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एवरेज 0.637 वी नॉट निकल करके आएगा। और अगर नेगेटिव के लिए करोगे तो ये आपके पास में आएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में ये बात आती है। ठीक है, अब क्या होता है पेपरों में कभी कभी वो तुमसे पूछ लेता है एसी और डीसी में डिफरेंस लिखिए। पूछ लेगा ना भाई, पूछने में क्या जा रहा है, तुमसे पूछ ही सकता है। तो हम लोग एसी और डीसी में डिफरेंस निकाल करके बताते हैं। सब लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और क्या है, कुछ नहीं। नहीं तो देखो तुम भाई साहब, बांग्लादेश का स्थिति देखो, हाँ, बेचारे का प्रधानमंत्री वहां से भाग आया। एक ऐसा देश था, कितना प्यारा ही होगा, कैसा भी हो, कैसे भी लोग वहां, खुद के लोग खुद के देश को ही बर्बाद करे जा रहे हैं। हाँ? अजीब स्थिति है। हाँ? श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। तो लोगों की मानसिकताएं पता नहीं कैसी होती जा रही है समय को देखते देखते। पर अपन तो सही जगह रह रहे हैं, अपन को तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। भारत एक बहुत ही बढ़िया देश है। तो आप तो पढ़ाई करिए और मस्त रहिए। तो बात आती है अब कहाँ की? आगे की। तो पेपरों में क्या पूछ लेता है, कभी कभी तुमसे एसी और डीसी में डिफरेंस पूछ लेता है। तो देखो हम तुम्हें एक एक से डिफरेंस थोड़े थोड़े करके बता देते हैं। क्या होता है कि इसमें जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं? अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसमें चेंज नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें जो एसी होता है मोर डेंजरस होता है।
मोर डेंजरस, किससे? डीसी से। सेम वोल्टेज पर एसी कैसा होता है? बहुत डेंजरस होता है, किससे? डीसी से। लेकिन इसमें डेंजरस नहीं होता, नोट लिख दो। तीसरा पॉइंट आता है आपके पास में, इसके साथ में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है एसी करंट के साथ में, इसके साथ नहीं किया जाता। 4 पॉइंट, इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाए जाते, किसके साथ में? अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसके साथ में तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाए जा सकते, लेकिन इसके साथ में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। 4 पॉइंट। और पांचवा पॉइंट क्या होगा कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो आपके पास में हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। किसको शो करता है? हीटिंग इफेक्ट को। जबकि डीसी करंट आपके पास में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस और आपके पास में मैग्नेटिक इफेक्ट को दर्शाता है, यानी ये आपके पास में हीटिंग इफेक्ट को नहीं दर्शाता। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो आज के लिए इतना ही काफी है, हम डे बाय डे करके इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो लेकर के आ जाएंगे। बस आपका तो बस एक ही काम है कि थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आता है तो उसको दबा दिया करो, ज्यादा कष्ट तो होता ही नहीं। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? तो लाइक भी करियो और शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, चलिए।